हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 132 के फर्स्ट ब्लॉक का सेकंड यूनिट कवर करेंगे, जिसका नाम है रीति काव्य का स्वरूप और विकास। तो इसमें हम रीति पहले देखेंगे प्रस्तावना और सेकंड रीतिकालीन परिस्थितियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ रीति काव्य का स्वरूप एवं विकास में रीति काव्य की विभिन्न प्रवृत्तियों की चर्चा की जाएगी और उन परिस्थितियों पर भी विचार किया जाएगा जिनके कारण इस काल में एक विशेष प्रकार का काव्य लिखा गया। 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक की रीतिकाल का समय तक रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो 1643 और 1843 ये जो 200 साल का समय है, तो ये रीतिकाल का समय है हिंदी साहित्य के इतिहास में। रीति शब्द का हिंदी में सामान्य अर्थ है काव्य की प्रणाली, काव्य पद्धति, काव्य रचना, लक्षण ग्रंथों की शैली का अनुकरण, रूढ़ कवि मार्ग। तो जो रीति शब्द है उसका जो अर्थ है हिंदी साहित्य में, उसका अर्थ है काव्य की प्रणाली। रीति शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रणाली, पद्धति। तो काव्य की प्रणाली, काव्य की पद्धति, काव्य सांचा या फिर ढांचा बोल सकते हैं हम। तो ये रीति काव्य का अर्थ है हिंदी साहित्य में। मूलतः ये शब्द लक्षण ग्रंथ शैली के लिए प्रयुक्त होता रहा है। यानी कि ये जो शब्द है रीति, ये लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है और रीति काल में सबसे ज्यादा लक्षण ग्रंथ ही लिखे गए थे, तो इसलिए रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया गया। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। यानी कि उदाहरण के लक्षण जो है वो उदाहरण के साथ हो और उसके बारे में जो टॉपिक है उसके बारे में बताया जाए, उसका अच्छे से विवेचन विश्लेषण किया जाए, तो उसे हम रीति ग्रंथ कहते हैं। जिस विधान के अनुसार ये विवेचन होता है उसे रीति शास्त्र कहते हैं। रीति संप्रदाय रचना में बाह्याकार को ही सब कुछ मान कर चला और रीति का अर्थ किया गया विशिष्ट पद रचना। यानी कि रीति का जो अर्थ है रीतिकाल में वो विशिष्ट खास तरह की पद रचना के लिए प्रयुक्त होता है, विशिष्ट पद रचना। हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग रीति संप्रदाय की रीति से व्यापक लिया गया है। यहाँ काव्य रचना संबंधी नियमों के विधान को ही रीति नाम दे दिया गया। यानी कि काव्य रचना के जो संबंधी नियम थे, काव्य रचना के लिए जो नियम बनाए गए थे, उनको रीति का नाम दे दिया गया रीतिकाल में। स्वभावतः इस काल की रचना में काव्य में वस्तु की अपेक्षा रूप या आकार को ही प्रधानता मिली। यानी कि काव्य वस्तु की जो अपेक्षा है उसके रूप या आकार को ही इस काव्य में उसकी प्रधानता मिली। कहना ना होगा कि रीति शब्द का यह विशिष्ट मूलक प्रयोग हिंदी का अपना प्रयोग है। यानी कि रीति शब्द का जो प्रयोग है ये हिंदी का अपना प्रयोग है, ये कहीं पर लिखा नहीं है, ये हिंदी का जो है अपना ही प्रयोग है, इसका जो अर्थ बताया गया है। कारण रीति काव्य के अनेक कवियों ने प्रायः काव्य रीति, अलंकार रीति आदि का इस अर्थ में प्रयोग किया है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, यानी कि जो देव शब्द रसायन, ये जो कवि थे इन लोगों ने इसका जो है अपने अपने तरीके से बताया है रीति को। तो रीति काव्य और कवि रीति, तो ये देव ने बताया है इसका अर्थ। फिर है भिखारीदास और काव्य निर्णय। भिखारीदास जो थे वो काव्य निर्णय बताया इन्होंने रीति का अर्थ। इन्होंने शब्द रसायन बताया था देव ने और भिखारीदास ने काव्य निर्णय बताया है। काव्य की रीति सिखी सुखवीन सो। अब थर्ड है प्रताप शाही है व्यंग्यार्थ। तो इन्होंने व्यंग्यार्थ कौमुदी, यानी कि व्यंग्य भी होता था रीति साहित्य में, तो इन्होंने इसका अर्थ व्यंग्य बताया है। पद्माकर ने अपने ग्रंथ पद्माभरण में अलंकार को स्पष्ट रूप से अलंकार रीति जो पद्माकर है, इन्होंने एक काव्य लिखा था, इनका काव्य है पद्माभरण। तो इन्होंने इसमें रीति का जो अर्थ है वो अलंकार के रूप में किया है, अलंकार रीति नाम दिया है इन्होंने। इसी आधार पर मिश्र बंधुओं ने इस काल का नामकरण अलंकृत काल किया।
जो मिश्र बंधु थे, ये मैंने BHDC 131 की जो वीडियो है उसमें बता रखा है, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। रीतिकाल का नामकरण किस किस विद्वान ने किस किस आधार पर किया और क्या क्या नामकरण किए, उस वीडियो में पूरा अच्छे से बताया गया है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो मिश्र बंधु ने जो है रीतिकाल को जो नाम दिया था वो अलंकृत काल कहा था। तो उन्होंने इसी आधार पर किया था, क्योंकि पद्माभरण में जो पद्माकर है उन्होंने अलंकृत रीति कह दिया था, तो इसलिए इन्होंने अलंकार रीति कहा था, तो मिश्र बंधु ने इसका नाम अलंकृत काल रख दिया था। अतः रीतिकाल का रीति शब्द आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मौलिक आविष्कार नहीं है, यह शब्द परंपरा में पहले से ही आ रहा था। और जो रीतिकाल जो शब्द है, ये जो नामकरण है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम रीति रखा था। तो इसमें ये बताया गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, इन्होंने अपने आप से ये नाम नहीं रखा था, बल्कि परंपरा में पहले से ही ये शब्द था, तो इन्होंने उसी को देखकर रीतिकाल का नामकरण कर दिया था। केवल आचार्य शुक्ल ने इस रीति शब्द को व्यवस्थित अर्थ भर दिया। शुक्ल जी के रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया, यानी कि जो विश्वनाथ प्रसाद थे इन्होंने श्रृंगार काल कहा। और भी बहुत सारे जो विद्वान थे उन्होंने अलग अलग नाम दिए, श्रृंगार काल और अलंकृत काल और है ना रीतिकाल, ये सारे नाम इन्होंने दिए थे। कला काल, काव्य काल, ये सारे नाम रीतिकाल को दिए गए हैं, वो उस वीडियो में है। परंतु हिंदी में ये नाम ग्रहण नहीं किया गया। हिंदी के अधिकांश विद्वान रचना संबंधी नियमों के विवेचन के कारण इस काल को रीतिकाल कहना ही समीचीन समझते हैं, यानी कि इसमें रचना के जो नियम है उसी के आधार पर इन लोगों ने रीतिकाल का नाम रीति रख दिया और उसी को इस काल को रीति कहना ही वो सही समझते हैं। यहाँ रीति का मतलब पैटर्न से है। इस काल में एक धर्रे पर कविता लिखी गई, पहले काव्य के लक्षण देना और फिर स्वनिर्मित उदाहरण देना। यानी कि इस काल में क्या होता था, जो काव्य रचना होती थी पहले वो काव्य के लक्षण बता देते थे कि इसके क्या क्या लक्षण हैं, फिर उसके जो लक्षण होते थे उसके आधार पर ये काव्य रचना करते थे। फिर उन लक्षणों को एक एक, जैसे कि इन्होंने 1 2 3 4 5 ऐसे लक्षण बता दिए पहले, और फिर एक लक्षण को लेकर इसके ऊपर रचना की, फिर इस लक्षण को लेकर इससे, फिर इसको लेकर इससे, तो ये एक पैटर्न की तरह हो गई। तो इन्होंने इसको पैटर्न से मिलाया है। अधिकांश कवियों ने इस पद्धति पर कविता लिखी, मतलब इस काल के जो ज़्यादातर कवि थे उन्होंने इसी पद्धति पर रचना की। कुछ कवि थे जिन्होंने इस पद्धति पर रचना नहीं की, तो उन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया था। रीति मुक्त कवियों की श्रेणी में आते हैं। इन कवियों ने श्रृंगार को अपना मुख्य विषय बनाया। इस विषय के लिए मुक्तक काव्य रूप का सहारा लिया गया, यानी कि मुक्तक शैली का सहारा लिया गया है। इस श्रृंगार को जो इन्होंने मुख्य विषय बनाया था, तो इसके लिए मुक्तक काव्य का, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया। अलंकारों का व्यापक प्रयोग इस काल की कविता में हुआ, यानी कि इस काल की कविताएं जो थी उन सभी में बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया था। इस काल की कविता पर तत्कालीन सामंतों की विलासी मनोवृत्ति का प्रभाव था, यानी कि उस समय के जो राजा महाराजा होते थे, सामंत होते थे, तो वो लोग जो थे वो भोग विलास करते थे। वो लोग है ना कवियों को अपने दरबार में रखते थे। इस काल में जो है कवि राजा आश्रित होते थे, मतलब सामंतों या फिर राजाओं या किसी खास व्यक्ति के जो है व्यक्ति पर आश्रित होते थे और उनके लिए रचना करते थे। उनके लिए भोग विलास से संबंधित रचनाएं करते थे, नारियों से संबंधित उनकी प्रशंसा करते थे, और उनकी जो नारी थी उनकी हर तरीके से प्रशंसा करते थे, और जो राजा महाराजा होते थे उनकी प्रशंसा करते थे। तो इसलिए ये तत्कालीन समाज में विलासी मनोवृत्ति कहा गया है। कवि दरबार में रहते थे और अपने आश्रयदाता के मनोरंजन के लिए कविता लिखते थे। इस कारण विषय और प्रस्तुतिकरण दोनों ही दृष्टियों से इस काल की कविता हास्योन्मुख है, यानी कि प्रसन्नता से भरी है। इसमें हास्य ज़्यादा है इस काल की कविता में। रीति काव्य सामंतों के आश्रय में लिखा गया। वही जो मैंने भी बताया, ये जो कवि होते थे वो राज दरबारों पर आश्रित होते थे, तो उसी के आधार पर वो अपनी काव्य रचनाएं करते थे। अतएव उसकी अंत्य प्रेरणा के स्वरूप को कवियों और आश्रयदाताओं दोनों के पारस्परिक संबंध ज्ञान से ही समझा जा सकता है।
यानी कि कवि और जो आश्रयदाता थे इनकी कवियों की कविताओं को आश्रयदाता और कवि दोनों के जो संबंध थे, आपसी संबंध थे, उससे ही समझा जा सकता है। वास्तव में हिंदी रीति काव्य परंपरा हिंदी प्रदेशों के विकृत सामंतवाद की विशिष्ट अभिरुचि की परंपरा है। ये सामंतवाद ब्रज भाषा काव्य के अभ्युदय से पहले ही यहाँ विद्यमान था, इसलिए ये परंपरा पहले संस्कृत में मिलती है। यानी कि ये जो परंपरा है, राजाश्रित परंपरा, ये संस्कृत में पहले से ही मिलती है। ये परंपरा समय पाकर केशवदास चिंतामणि में फूट पड़ी। ये जो केशवदास और चिंतामणि है भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि हैं। जिस समाज में यह साहित्य रचा गया उसका नेतृत्व सामंतों के हाथों में था। उन्हीं के दरबारी कवियों ने उसे पोषित किया था। अतः वह दरबारी काव्य जनता के लिए काव्य रुचि का प्रतीक नहीं रहा। यानी कि ये जो काव्य था ये दरबारी काव्य था और जनता की इसमें कोई रुचि नहीं थी। ये काव्य सिर्फ राजाओं के लिए और आश्रयदाताओं के लिए ही लिखा जाता था, इससे जनता का कोई संबंध नहीं था। जैसे भक्ति काल का काव्य था वो उससे जनता का संबंध था, जनता भी उसमें शामिल थी। लेकिन ये जो रीति काल का था इसमें जनता का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, जनता इसमें कुछ नहीं कर सकती थी और जनता के ऊपर ही लिखा भी नहीं जाता था। इन सब बातों की जानकारी आप इस इकाई में प्राप्त करेंगे। अगले खंड की इकाइयों में आप रीतिकालीन प्रतिनिधि कवियों का अलग से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद रीति काव्य का एक स्वरूप आपके सामने स्पष्ट होगा। इसके बाद आप कवि की रचनाओं को अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीतिकालीन परिस्थितियाँ। साहित्य अपने युग की उपज होता है। निश्चित रूप से साहित्य का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक आधार होता है। यानी कि कोई भी साहित्य जो है वो उस साहित्य पर समाज का प्रभाव और आर्थिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक और साहित्यिक आधार होता है। उस पर सामाजिक प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, तो वो अपने युग की उपज होता है। इस आधार पर किन्हीं विशेष वर्गों की रुचि स्थितियों का प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो उस काल के कोई विशेष वर्ग होते हैं उनकी जो रुचियाँ और उनकी जो स्थितियाँ होती हैं उसका प्रभाव साहित्य पर देखने को मिलता है। यानी कि जैसे भक्ति काल में जो सामाजिक आंदोलन था, भक्ति आंदोलन, उसमें जनता की स्थिति थी वो देखने को मिलती है। ऐसे ही रीति काल में राजाओं और सामंतों की जो जीती थी, उनकी जो विशेषताएं थी और उनकी जो मान्यताएं थी वो सब हमें रीति काल में देखने को मिलती है। और भक्ति काल में जनता की, उस समय की जनता की क्या क्या दशा थी, क्या क्या हो रहा था, तो ये सब भक्ति काल में देखने को मिलता है। वास्तविकता यह है कि सामाजिक आर्थिक जीवन से अलग हवा में काव्य रुचि का निर्माण नहीं होता। रीति काव्य की परंपरा विशेष स्थिति परिस्थिति में फूली फली थी और सामंती व्यवस्था के विकृत रूप की वह प्रत्यक्ष प्रतिछाया थी। यानी कि ये जो रीति काव्य परंपरा थी ये सामंती व्यवस्था जो थी उसकी छाया थी। रीति काव्य परंपरा से हमें सामंती जीवन के बारे में सब कुछ पता चलता है। सामंत जो थे वो कैसा जीवन व्यतीत करते थे, क्या क्या उनकी विशेषताएं थी, क्या क्या उनके शौक थे, तो ये सब हमें रीति काव्य से ही पता चलता है। और ये इसकी जो एक काफ़ी ज़्यादा समय में ये जो है रीति काव्य परंपरा फली फूली थी। रीति काव्यकार रसवादी ध्वनिवादी नहीं थे, वे मूलतः चमत्कारवादी, कलावादी और शरीरवादी थे। इसी चमत्कारवाद ने नायिका भेद काव्य साहित्य को जन्म दिया। यानी कि इनकी एक नायक नायिका होते थे और नायक नायिका के प्रेम से इनकी जो रचनाएं होती थी वो शुरू होती थी और उनके प्रेम पर ही खत्म होती थी। तो इनका एक नायक होता था और नायिका होती थी और इसी का काव्य साहित्य का इनका आधार होता था ये काव्य का। भक्ति काल में ऐसा नहीं होता। भक्ति काल में जो है वो अपनी ध्वनि के माध्यम से कवि जो होते थे वो अपनी ध्वनि के माध्यम से और रसों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे और सामाजिक बुराइयों का विरोध करते थे। तो रीति काल में ऐसे नहीं होता था। साहित्य की प्रवृत्तियों को ठीक से समझने के लिए उस युग विशेष को जानना बहुत जरूरी होता है। इसी उद्देश्य से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों पर विचार करने से पहले रीतिकालीन परिस्थितियों का अवलोकन किया जा रहा है। यानी कि किसी भी युग को जानने के लिए उसकी परिस्थितियों को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हम उस युग को अच्छे से समझ सकते हैं। जब हमें उसकी परिस्थितियाँ पता होंगी तो। इस भाग में हम तत्कालीन घटनाओं का वर्णन नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि तत्कालीन जीवन की उन आंतरिक प्रवृत्तियों को रेखांकित करने जा रहे हैं
जिनसे रीति काव्य प्रभावित हुआ। रीति काल के अधिकांश कवि राज दरबारों से संबद्ध थे। अकबर के बाद के मुगल सम्राट और उनके दरबारी विलासी थे। जो मैंने अभी पहले बता दिया, अकबर के बाद के जितने भी जो थे उनके सम्राट थे, मुगल सम्राट, वो दरबारी विलासी थे, जिस कारण जो मुगल साम्राज्य था उसका विनाश भी इसी कारण हुआ था, अंग्रेज आगते थे। भारत के विभिन्न भागों के छोटे छोटे सामंत मुगल दरबार में व्याप्त विरासता की नकल करते थे। यानी कि छोटे छोटे जो सामंत थे भारत के, जो अलग अलग राज्य थे और उनके जो राजा होते थे, सामंत थे, वो मुगल दरबार के लोगों की, मुगल सम्राटों की जो है वो नकल करते थे। इनके लिए कविता मनोरंजन का साधन थी। इन सामंतों की मनोवृत्तियों को ध्यान में रखकर इस काल की अधिकांश कविताएं लिखी गई थी। यानी कि जो सामंत थे उनकी मनोवृत्तियों, उनकी विशेषताओं और उनकी जो वो सोच विचार करते थे, उसको ही ध्यान में रखकर इस काल की जो कविताएं थी वो लिखी गई थी। इस काल की कविता पर विचार करने से पहले आइए हम उन परिस्थितियों पर विस्तार से विचार करें जिनसे प्रभावित होकर रीति काव्य लिखा गया। इन परिस्थितियों को 3 उपभागों में विभक्त किया जा रहा है: राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। यानी कि 3 प्रकार की परिस्थितियां हैं जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें है राजनीतिक परिस्थिति, और सारे जो भक्ति काल भी था उसकी भी राजनीतिक परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसका जो समय सन 1643 ईस्वी में भारत के सिंहासन पर शाहजहां असीम हुआ। यानी कि जो मुगल सम्राट शाहजहां थे उनका शासन काल था 1643 ईस्वी में। इस काल में मुगल वैभव अपने चरमोत्कर्ष पर था। जहांगीर ने जो साम्राज्य छोड़ा था, शाहजहां ने उसकी वृद्धि की। उसका दक्षिण में अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर राज्यों पर अधिकार हो गया था। यानी कि जो शाहजहां हैं उनके पिता थे ये जहांगीर। तो इनकी मृत्यु के बाद शाहजहां ने अपने राज्य का और विस्तार किया और दक्षिण भारत पे भी अहमदनगर पर, गोलकुंडा पर और बीजापुर जैसे राज्यों पर इनका अधिकार हो गया। उत्तर पश्चिम में कंधार किला मुगलों ने जीत लिया। उत्तर पश्चिम में जो कंधार किला था ये भी मुगलों ने जीत लिया था। अब मुगलों के पास 22 सूबे थे जिनकी आमदनी काफी ज्यादा थी। देश में शांति थी, खजाना मालामाल था, कला संगीत वैभव पर था और मयूर सिंहासन तथा ताजमहल का निर्माण हो गया था। यानी कि देश में इस समय शांति थी, बिल्कुल भी कोई लड़ाई झगड़े, और जनता भी खुश थी, सब लोग खुश थे। और इस समय जो है मयूर सिंहासन जो शाहजहां ने बनवाया था, ताजमहल, इन सब का भी निर्माण हो चुका था। अपनी शक्ति एवं सीमा बढ़ाने के लिए मुगलों ने मध्य एशिया पर आक्रमण किए, पर सफलता नहीं मिली। सन 1658 में शाहजहां बीमार पड़ा और उसके जीवन काल में ही उसके पुत्रों में सिंहासन के लिए युद्ध शुरू हो गए। ये युद्ध रीतिकाल के आरंभ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। यानी कि ये जो है रीतिकाल की महत्वपूर्ण घटना है। शाहजहां के बीमार पड़ने पर उसके जीवन काल में जो उसके पुत्रों ने युद्ध कर दिए थे, तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है रीतिकाल की। शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह को रौंद कर औरंगजेब ने गद्दी हथिया ली। यानी कि जो औरंगजेब थे, इन्होंने दारा शिकोह को पराजित करके और मारकर जो शाहजहां की गद्दी थी, राजगद्दी, तो उसको अपना लिया था। लेकिन औरंगजेब का काल अशांति एवं कलह में ही बीता। उसके सामने ही आगरा, अवध और इलाहाबाद के सूबों में विद्रोह हो गए। यानी कि जो औरंगजेब का शासनकाल था वो अशांति से बीता, अशांति थी। उसमें प्रजा में बहुत ज़्यादा असंतोष फैला हुआ था और औरंगजेब के सामने ही आगरा, अवध और इलाहाबाद जैसे जो इलाके थे उनमें विद्रोह शुरू हो गए थे। आगरा में जाटों ने, अवध में राजपूतों ने, इलाहाबाद में जमींदारों ने खुला विद्रोह कर दिया। बुंदेलखंडों में चंपती राय के पुत्र छत्रसाल और महाराष्ट्र में मराठा शिवाजी ने स्वतंत्र रूप से सिर उठाया। जसवंत सिंह के मते ही मेवाड़ और मारवाड़ ने मुगलों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। पंजाब में सिखों के असंतोष तीव्र हुआ। गुरु तेग बहादुर तथा गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की हत्या को लेकर सिख जाति बेचैन हो गई। यानी कि जो उस समय गुरु तेग बहादुर थे और गुरु गोविंद के जो पुत्र थे उनकी हत्या हो गई थी, जिसकी वजह से सिख जाति भी इनके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ विद्रोह में खड़ी हो गई थी। दक्षिण की दशा और भी खराब थी। इस काल में मराठा शक्ति का उदय हुआ। यानी कि जो मराठा शक्ति थी उसका उदय इसी काल में हुआ था, रीतिकाल में। नादिर शाह का तेज
तेज हमला हुआ और सेना अपना पराक्रम खो गई थी। इसी समय नादिर शाह जो था उसने भी हमला कर दिया था। इस माहौल में बंगाल का अलावर्दी खां और दक्षिण में आसफ जहाँ स्वतंत्र हो गए। कुछ दक्षिण के सामंत गृह कलह में उलझ गए और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के हमले शुरू हो गए। यानी कि जब यहाँ की आंतरिक स्थिति खराब हुई तो दूसरे देशों से भी और दूसरी जगहों से लोगों ने हमला करने शुरू कर दिए। उसने मराठों की शक्ति को ध्वस्त किया और अंग्रेजों का व्यापार फैलाने का अवसर मिला। यानी कि जो मराठों की जो शक्ति फैल रही थी, तो ये जो अहमद शाह था, इसने इनकी जो शक्ति थी उसको गिरा दिया, कमजोर कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और जिसकी वजह से अंग्रेजों का व्यापार फैलने लगा भारत पर। अंग्रेजों का आधिपत्य उत्तरी भारत में फैला और मुगल साम्राज्य दिल्ली आगरा तक सीमित हो गया। यानी कि फिर मुगल साम्राज्य जो था वो दिल्ली और आगरा तक ही सीमित हो गया था और अंग्रेजों का जो है शासन फैलने लगा था, आधिपत्य फैलने लगा था। इस समय का इतिहास भी दरबारों, अंतःपुरों के षड्यंत्रों का इतिहास ही बनकर रह गया। इस प्रकार पूरे देश युद्धों और गृह कलह से ही पीड़ित हो उठा, जिसके कारण व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई। औरंगजेब के व्यक्तित्वहीन संतानें पैदा हुईं, जो कर्मचारियों के हाथों खिलौना बनकर टूट गए। राजनीतिक स्थिति इस काल में पूरे चित्र यह बन गया कि देश पदाक्रांत, विलास, जर्जर और विकृत सामंतवादी इच्छाओं का पतन प्रतीक बन गया। तो ये थी उस काल की राजनीतिक परिस्थितियाँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सामाजिक परिस्थितियाँ और जो आगे की परिस्थितियाँ धार्मिक और सांस्कृतिक, वो सब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करके बताएं और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।